ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 61 नालन यानारान की सफलता। तुम्हें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है? जियाओ यिक्सियन ने अपने हाथ से नाजुबान को निकाला और उसे अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक भोली भाली मासूमियत थी। बेशक, हम भाई हमेशा अपनी बात रखते हैं, अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत वादा किया, फिर जियाओ यिक्सियन के हाथ से नाजुबान लेने के लिए आगे बढ़ा। जियाओ यिक्सियन के चेहरे पर मासूमियत को देखते हुए अधेड़ उम्र के आदमी ने अंदर ही अंदर आह भरी, इस छोटी लड़की को बाद में एक छोटा सा सबक सिखाने की योजना बनाई। हालांकि उसने जो नहीं देखा वह जियाओ यिक्सियन की आंखों की गहराई में चमकने वाली ठंडक थी। जैसे ही अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ बढ़ाया, जियाओ यिक्सियन ने अचानक एक हरकत की। 4 सितारा डू मास्टर की गहरी डू क्यूई जल्दी से उसके हाथ की हथेली में समा गई। लहरें उठती हैं हथेली। इससे पहले कि अधेड़ व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी छाती पर एक भयंकर हथेली का निशान पड़ गया। एक दयनीय चीख के साथ अधेड़ व्यक्ति का शरीर सीधे 10 मीटर से अधिक दूर तक उड़ गया और एक पेड़ के तने से टकराने के बाद ही रुका। उतरने के बाद अधेड़ व्यक्ति ने बेहोश होने से पहले मेरे लिए उसे मार डालो कहने के लिए संघर्ष किया। ये दृश्य पलक झपकते ही हुआ और उपस्थित सभी लोग जियाओ यिक्सियन की अचानक कार्रवाई से अचंभित रह गए। जब तक अधेड़ व्यक्ति बेहोश नहीं हो गया तब तक कई नकाबपोश लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं की। उसे मार डालो, एक अन्य नकाबपोश लड़ाके के आदेश के तहत उनमें से बाकी लोग जियाओ यिक्सियन की ओर दौड़े। एक काले कपड़े वाले व्यक्ति को हथेली से दूर धकेलने के बाद जियाओ यिक्सियन ने जल्दी से अपनी जेब से एक गोली निकाली और उसे नालन यानारान के मुंह में ठूंस दिया। बहन, सावधान रहो, मैं इस डू मास्टर से निपट लूंगी और तुम्हारी मदद करने आऊंगी। नालान यानारान को याद दिलाते हुए, जिसने अभी तक पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं की थी, जियाओ यिक्सियन ने सीधे डू मास्टर क्षेत्र में नकाबपोश सेनानी का सामना किया। इस समय नालान यानारान ने आखिरकार अपनी हैरानी को एक तरफ रखते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपने हाथ से लंबी तलवार खींची और कई सेनानियों की ताकत के साथ नकाबपोश सेनानियों का सामना किया। जल्द ही वे सभी एक अराजक लड़ाई में उलझ गए। जियाओ यिक्सियन ने डू मास्टर और 2 8 सितारा सेनानियों का सामना किया। शेष 2 7 सितारा सेनानियों ने नालान यानारान का सामना किया। हालांकि दुश्मन की संख्या उनसे अधिक थी, लेकिन जियाओ यिक्सियन ने 4 सितारा डू मास्टर की ताकत के साथ इसे आसानी से संभाल लिया। नालान यानारान ने 5 सितारा सेनानी की ताकत होने के बावजूद अपनी रहस्यमयी रैंक डू तकनीक का इस्तेमाल किया और कुछ समय तक अपनी जमीन पर कायम रही। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, नालान यानारान ने अपनी गहन रैंक डू तकनीक का बार बार इस्तेमाल किया और उसकी आंतरिक डू क्यूई धीरे धीरे कुछ हद तक अस्थिर हो गई, धीरे धीरे नुकसान में आ गई। जब नालन यानारान को चिंता होने लगी तो वह जिन 2 नकाबपोशों से लड़ रही थी, उनके हाव भाव अचानक बदल गए और उनके हमले कमजोर और दुर्बल हो गए। अच्छा नहीं, हमें जहर दिया गया है। इस समय जियाओ यिक्सियन से लड़ रहे डू मास्टर नकाबपोश व्यक्ति ने अचानक चिल्लाया। दूसरों को अचानक झटका लगा, उनके शरीर में कुछ असामान्य महसूस हुआ। बहन, वे मेरे टेन फ्रेग्रेंस सॉफ्ट टैंडन पाउडर से प्रभावित हैं। वे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। जियाओ यिक्सियन ने एक काले कपड़े वाले व्यक्ति को हथेली से पीछे धकेला और नालन यानारान की मदद करने चली गई। ये सुनकर नालन यानारान का हौसला बढ़ गया और उसकी तलवार की चाल और भी ज्यादा भयानक हो गई। अरे भाई, पीछे मत हटो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। नकाबपोश डू मास्टर के चेहरे पर क्रूरता की झलक दिखाई दी। अंदर की बेचैनी को सहते हुए वह एक बार फिर उन दोनों की ओर दौड़ा। 5 काले कपड़े पहने व्यक्तियों को बेतहाशा उनकी ओर बढ़ते देख जियाओ यिक्सियन का दिमाग हिल गया। अचानक उसकी पीठ से एक बैंगनी रोशनी फूट पड़ी और अगले ही पल बैंगनी पंखों की एक जोड़ी खुल गई। इससे पहले कि नालान यानारान प्रतिक्रिया कर पाती, जियाओ यिक्सियन ने छलांग लगाए, उसे उठाया और फिर हवा में उड़ गई, पांचों के घेरे से बच निकली। डू क्यू विंग। जियो यिक्सियन को उड़ते हुए देखकर पांचों नकाबपोश व्यक्ति तुरंत अवाक रह गए। ये छोटी लड़की किंग डू मास्टर निकली। नालन यानारान को उठाकर जियो यिक्सियन कुछ दूर तक उड़ी और धीरे धीरे नीचे उतरी। बहन, वे मेरे टेन फ्रेग्रेंस सॉफ्ट टैंडन पाउडर से प्रभावित हैं। वे ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे, हमें बस उन्हें रोकना है। थोड़ी दूर तक उड़ने से ही जियाओ यिक्सियन की सांस फूल गई थी। उसने हाल ही में पर्पल क्लाउड विंग्स सीखी थी और वह केवल थोड़ी दूर तक ही ग्लाइड कर सकती थी। इसके अलावा इस तकनीक के लिए डू क्यूई का सेवन भयानक था। थोड़ी दूर तक ग्लाइड करने के बाद उसने अपनी बची हुई डू क्यूई लगभग समाप्त कर ली थी। बहन, क्या तुम ठीक हो? थकी हुई जियाओ यिक्सियन को देखकर नालन यानारान ने इस समय अपने सदमे को एक तरफ रख दिया और जल्दी से एक रिटर्निंग क्यूई पिल निकाली, उसे जियाओ यिक्सियन को दिया और खुद भी एक ले ली। मैं ठीक हूँ, बस बहुत ज्यादा डू क्यूई के सेवन से थक गई हूँ।
जियाओ यिक्सियन ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। कुछ ही दूरी पर 5 काले कपड़े पहने व्यक्ति अभी भी सदमे में थे। उन्होंने जियाओ यिक्सियन और नालन यानरान को उतरते देखा, आखिरकार वास्तविकता में वापस आ गए। वे टिक नहीं सकते। भाइयों, मेरे लिए उन्हें मार डालो। नकाबपोश डू मास्टर के आदेश के साथ पांचों ने एक बार फिर जियाओ यिक्सियन और नालन यानरान का पीछा किया। लानत है, नालन यानरान ने मन ही मन कोसा और थके हुए जियाओ यिक्सियन का समर्थन किया, पीछा करने वालों से दूरी बनाने के लिए संघर्ष किया। जियाओ यिक्सियन की वर्तमान स्थिति में अगर वे इन पांचों द्वारा पकड़े गए तो वह रक्षाहीन हो जाएगी। अब वह केवल देरी कर सकती थी और उनके शरीर में 10 फ्रेग्रेंस सॉफ्ट टैंडन पाउडर के पूरी तरह से शुरू होने का इंतजार कर सकती थी। सौभाग्य से जैसे ही पांचों नालन यानरान को पकड़ने वाले थे, उनके शरीर में जहर पूरी तरह से फूट पड़ा। धमाका। कई दबी हुई आवाज़ों के साथ उनके पैरों के नीचे काले कपड़े पहने व्यक्ति नरम पड़ गए, पूरी तरह से शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गए। नकाबपोश डू मास्टर अपनी थोड़ी मजबूत ताकत पर भरोसा करते हुए कुछ और कदम आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन आखिरकार टिक नहीं पाए और गिर पड़े जमीन पर। बहन, उनके शरीर में विषाक्तता ने आखिरकार असर दिखाया है। पीछे से आवाज़ें सुनकर जियाओ यिक्सियन ने मुड़कर देखा। नालन यानरान से कहा जो उसका समर्थन कर रहा था। फिर अचानक राहत महसूस की और आखिरकार वह और अधिक नहीं टिक सका, बेहोश हो गया। बहन, नालन यानरान का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से जियाओ यिक्सियन को गले लगा लिया। जियाओ यिक्सियन के चेहरे पर पीलापन देखकर नालन यानरान को अपराधबोध की भावना महसूस हुई। अगर उसने अभी अपनी बहन पर बोझ नहीं डाला होता तो जियाओ यिक्सियन इतना थका हुआ नहीं होता। फिर नालन यानरान ने अपनी नज़र पीछे ज़मीन पर पड़े 5 काले कपड़े पहने व्यक्तियों पर घुमाए। उसकी खूबसूरत आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। तुम सभी मरने के लायक हो। जियाओ यिक्सियन को एक पेड़ के नीचे धीरे से रखकर नालन यानरान ने अपनी तलवार उठाई और बचे हुए व्यक्तियों की ओर चलते हुए एक भयंकर हत्या की मंशा प्रकट की। आहा! कई चीखों के बाद नालन यानरान हाथ में खून से सनी तलवार लेकर जियाओ यिक्सियन के पास लौटी। बहन, हम आखिरकार सुरक्षित हैं। नालन यानरान जियाओ यिक्सियन के बगल में बैठी, उसकी अभिव्यक्ति फिर से कोमल हो गई। अगर उसकी बहन उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालती तो परिणाम। ये सोचते हुए नालन यानरान ने कृतज्ञता भरी आंखों से जियाओ यिक्सियन को देखा। धमाका। इस समय नालन यानरान के भीतर से एक दबी हुई आवाज़ आई और उसकी आभा में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। अपनी साधना में सफलता महसूस करते हुए नालन यानरान ने खुद से कहा, वास्तव में जैसा कि शिक्षक ने कहा था, जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करने के बाद व्यक्ति की ताकत में सुधार होगा। अध्याय 62 शून्य ज़ैद तावीज़ को परिष्कृत करना। यूनलान संप्रदाय, वह निवास जहां एल्डगुहे रहते थे। एल्डगुहे, क्या जूनियर सिस्टर ठीक है? कमरे के अंदर नालन यानरान ने अभी भी सो रही जियाओ यिजियान को उसके नाजुक चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ देखा। एल्डगुहे ने अपने विचारों को प्रकट किए बिना शांत भाव से जियाओ यिजियान की स्थिति की जांच की। उन्होंने शांति से कहा, वह ठीक है, बस डूक्यू का अत्यधिक सेवन किया है। वह थोड़ी देर आराम करने के बाद जाग जाएगी। ये सुनकर नालन यानरान ने तुरंत राहत महसूस की और कहा, जब तक वह ठीक है। जियाओ यिजियान के शरीर की जांच करने के बाद एल्डगुहे ने उसे धीरे से बिस्तर से ढक दिया। पीछे मुड़कर उनकी अभिव्यक्ति कुछ उदास हो गई। एल्डगुहे ने नालन यानरान को देखा, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। बोलो, वास्तव में क्या हुआ? एल्डगुहे के कठोर भाव को देखकर नालन यानरान को अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। ये पहली बार था जब उसने एल्डगुहे को क्रोधित होते देखा था। अतीत में एल्डगुहे ने हमेशा खुद को एक परिष्कृत और मिलनसार रवैये के साथ पेश किया था। हालांकि अब जब एल्डगुहे ने ऐसा भाव प्रकट किया तो ये संकेत देने के लिए पर्याप्त था कि वह वास्तव में क्रोधित थे। एक पल के लिए झिझकने के बाद नालन यानरान ने धीरे से बात की, आज हुई घटनाओं को याद करते हुए। जैसे ही एल्डगुहे ने आज उनके सामने आई स्थिति के बारे में सुना, उनका चेहरा और भी भद्दा हो गया। ये लगभग एक करीबी कॉल था। एल्डगुहे के नाखुश भाव को देखकर नालन यानरान कुछ हद तक उदास दिखीं। मुझे खेद है एल्डगुहे, आज यह मेरी गलती है कि मैंने जूनियर सिस्टर जियान एर को नीचे खींच लिया, अन्यथा यह इस तरह नहीं होता। एल्डगुहे एक पल के लिए चुप रहे। उसकी अभिव्यक्ति फिर से शांत हो गई और उसने उदासीनता से कहा, चूंकि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए इस पर अधिक ध्यान न दें। ये सौभाग्य की बात है कि आप दोनों सुरक्षित लौट आए। एल्डगुहे का मूड ठीक होता देख नालन यानरान राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। जूनियर सिस्टर जियानर का अच्छे से ख्याल रखना। ये शब्द कहने के बाद एल्डगुहे सीधे कमरे से बाहर चले गए। एल्डगुहे के जाने के बाद नालन यानरान बिस्तर के पास आकर धीरे से बैठ गईं। उनकी नज़र जियाओ यिजियान के चेहरे पर पड़ी। जूनियर सिस्टर, इस बार मैं आपकी जान की ऋणी हूँ।
घने जंगल में आज जो खतरनाक दृश्य हुआ उसके बारे में सोचते हुए नालन यानारान को अभी भी एक डर महसूस हो रहा था। अगर जियाओ यी जियान अचानक इतनी जबरदस्त ताकत के साथ नहीं फूटते, चुपके से जहर का इस्तेमाल नहीं करते और यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण क्षण में उड़ान तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं करते, तो आज वे खतरे से बच नहीं पाते। हालांकि डर की भावना महसूस करते हुए जियाओ यी जियान ने आज जो शक्ति और साधन दिखाए उससे नालन यानारान भी बेहद हैरान रह गईं। डू मास्टर स्तर की साधना, उड़ान तकनीक और वह रंगहीन और गंधहीन सुगंधित नर्म हड्डी पाउडर। जियाओ यी जियान के आज के प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए नालन यानारान कल्पना करना कठिन था। क्या ये वास्तव में उसकी हमेशा की तरह चंचल और मजाकिया जूनियर बहन जियानर थी? आज की जिंदगी और मौत की लड़ाई में नालन यानारान ने अपने और जियाओ यी जियानन के बीच के विशाल अंतर को अच्छी तरह से महसूस किया। डू मास्टर स्तर तक साधना, उड़ान तकनीक और वह सुगंधित नर्म हड्डी पाउडर। आज जियाओ यी जियानन के प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए नालन यानारान अपने होठों पर कड़वाहट की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। सामान्य दिनों में मैं एक प्रतिभाशाली होने का दावा करने के बावजूद मैंने कभी नहीं सोचा था कि जूनियर बहन जियानर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज खतरे के साथ मुठभेड़ ने उसके अभिमान को एक गंभीर झटका दिया, जिससे वह बहुत अधिक शांत हो गई और अब पहले की तरह अभिमानी नहीं रही। नालन परिवार और यूनलान संप्रदाय में वह अपनी पहचान पर भरोसा कर सकती थी कि वह दबंग होगी, दूसरों को उच्च पद से नीचा दिखाएगी। लेकिन एक बार बाहर आने के बाद मैं सिर्फ एक छोटी लड़ाकू हूँ और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। आज की स्थिति मेरे साथ फिर कभी नहीं हो सकती। बिस्तर पर लेटे जियाओ यी जियान को देखते हुए नालन यानारान की आंखों में धीरे धीरे दृढ़ भाव दिखाई देने लगे। मैंने उपेक्षा की, मैं लापरवाह था। अपने कमरे में लौटने के बाद गुहे का चेहरा फिर से अप्रिय हो गया। वह नालन यानारान से नाराज नहीं था, लेकिन आज जियाओ यी जियान के अनुभव के बारे में सोचकर उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अगर जियाओ यी जियान ने आज स्थिति को ठीक से नहीं संभाला होता तो उसका एक शिष्य गिर सकता था। गुहे के लिए, जिसे आखिरकार एक प्रतिभाशाली शिष्य मिल गया था, उसे कुछ छोटे मोटे लोगों के हाथों खोना एक बहुत बड़ा झटका था। इससे गुहे काफी निराश हो गया। पूरी तरह से सोचते हुए गुहे ने मन बना लिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से नहीं होनी चाहिए। हालांकि आज जैसी अचानक दुर्घटनाएं रोकना व्यावहारिक रूप से असंभव है। आखिरकार नालन यानारान चुपके से जियाओ यी जियान के साथ जियामा राजधानी शहर चला गया, बिना उसे पहले से सूचित किए। भविष्य में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। आखिरकार गुहे अपने शिष्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं कर सकता था। यह अवास्तविक होगा। इसके अलावा ग्रीनहाउस में फूल कभी नहीं उग सकते। गुहे अपने शिष्यों को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता था। और गुहे ने लंबे समय से योजना बनाई थी कि जब उनके पास एक निश्चित स्तर की ताकत होगी तो वह उन्हें अनुभव के लिए बाहर जाने देगा। अनुभव के दौरान उन्हें अनिवार्य रूप से जीवन धमकाने वाले संकटों का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई शिष्य गिरता है तो ये कुछ ऐसा था जिसे गुहे नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसे इस छिपे हुए खतरे को खत्म करने के लिए एक समाधान के साथ आना पड़ा। अपने कमरे में गुहे ने भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखों में एक विचारशील नज़र चमक उठी। अचानक प्रेरणा की एक चमक उसके दिमाग में आई। गुहे को न्यूबी गिफ्ट पैक शून्य प्रक्षेपण से एक जादुई तकनीक याद आई। इस तकनीक में शून्य के नियम शामिल थे। इसे सक्रिय करके गुहे अपने खून की एक बूंद जैद ताबीज में गिरा सकता था, जिससे यह एक शून्य जैद ताबीज में संघनित हो जाता था। शून्य जैद ताबीज को पकड़े हुए व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों, ताबीज को चकनाचूर कर सकता था, जिससे गुहे खुद को वहां प्रक्षेपित कर सकता था। प्रक्षेपण की ताकत गुहे की वास्तविक ताकत के समान ही थी। एकमात्र कमी ये थी कि शून्य प्रक्षेपण केवल आधे घंटे तक ही बनाए रखा जा सकता था। हालांकि ये पर्याप्त है। कई चीज़ों को हल करने के लिए आधा घंटा पर्याप्त है। वास्तव में जब गुहे को ये जादुई तकनीक विरासत में मिली तो उसके मन में ऐसे विचार आए। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया गुहे कुछ समय के लिए इसके बारे में भूल गया। इस बार जियो यी जियान के खतरे ने आखिरकार उसे इस सर्वोच्च जादुई तकनीक की याद दिला दी जो उसके दिमाग में सील कर दी गई थी। अगर जियो यी जियान के शरीर पर आज शून्य जैद ताबीज होता तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती और वह शायद इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं होती। मैं आज शून्य जैद ताबीज़ को भी संघनित कर सकता हूँ। एक पल के लिए विचार करने के बाद गुहे ने अपनी अंगूठी से कई उच्च गुणवत्ता वाली रूजे जैद बोतलें निकालीं। फिर उसकी हथेली से एक बैंगनी लौ निकली जो धीरे धीरे इन छोटी जैद बोतलों को हल्के नीले रंग के तरल में पिघला रही थी। जैसे जैसे तरल लुढ़कता गया ये 3 भागों में बिखर गया, अंत में 3 नाजुक हरे जैद तावीज़ों में जम गया। गुहे ने जैद तावीज़ों से अशुद्धियों को हटाने के लिए अपनी जन्मजात दिव्य अग्नि का उपयोग किया, जिससे वे हरे पत्तों की तरह क्रिस्टल साफ दिखने लगे। इसके बाद गुहे ने अपने लाल सार रक्त की 3 बूंदें निकालीं और प्रत्येक बूंद जैद तावीज़ों में से एक में मिल गई।
एक फीकी स्थानिक शक्ति के साथ सार रक्त की 3 बूंदों ने एक लाल रंग की रोशनी उत्सर्जित की जो धीरे धीरे जैद तावीज़ों में गायब हो गई। ये हो गया। उसके हाथ की एक लहर के साथ 3 हरे जैद ताबीज धीरे धीरे उसकी हथेली में गिर गए और बूहे के मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। अध्याय 63 नालन यानारान की शर्म। अगले दिन, बहन, तुम जाग गई हो। नालन यानारान ने जागी हुई जियाओ यिक्सियन को देखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य दिखाई दिया। बहन, मैं कहाँ हूँ? जियाओ यिक्सियन ने अपनी आंखें खोली, अपने सामने नालन यानारान को देखकर थोड़ी उलझन में पड़ गई। नालन यानारान ने जियाओ यिक्सियन को बैठने में मदद की और समझाया, ये तुम्हारा अपना कमरा है। कल मैंने तुम्हें बेहोश होते देखा था, इसलिए मैं तुम्हें अल्दगुहे के घर ले आया। कमरे में परिचित परिवेश को देखते हुए जियाओ यिक्सियन को धीरे धीरे होश आया। कल की जिंदगी और मौत की लड़ाई के बारे में सोचते हुए जियाओ यिक्सियन ने चिंता के साथ नालन यानारान को देखा। बहन, क्या तुम ठीक हो? जियाओ यिक्सियन की आंखों में चिंता देखकर नालन यानारान को अंदर से गर्मी महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। बस कुछ मामूली बाहरी चोटें हैं। मैंने अल्दगुहे द्वारा दी गई कुछ उपचारात्मक दवा लगाई है और मैं पहले ही ठीक हो चुकी हूँ। उसके शब्दों पर जियाओ यिक्सियन हैरान रह गई। क्या शिक्षक आए थे? नालन यानारान ने सिर हिलाया। हाँ, अल्दगुहे ने आपकी चोटों की जांच करने के बाद वे चले गए। उन्होंने मुझे आपकी अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया। ये सुनकर जियाओ यिक्सियन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या शिक्षक को कल की घटना के बारे में पता है? नालन यानारान ने भी कल के खतरनाक दृश्य को याद किया और कुछ हद तक उदास भाव से कहा, अल्दगुहे नाराज हैं। स्वाभाविक रूप से मैं कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकती। इस पर जियाओ यिक्सियन की अभिव्यक्ति उदास हो गई। शिक्षक मुझसे बहुत निराश होंगे। बेशक, वे निराश हैं। इस समय अल्दगुहे की आवाज़ दरवाजे से सुनाई दी। जियाओ यिक्सियन और नालन यानारान चौंक गए, लेकिन उन्होंने देखा कि अल्दगुहे की आकृति किसी तरह से किसी की नज़र में नहीं आई थी और धीरे धीरे उन दोनों के पास आ रही थी। नालन यानारान जल्दी से उठ खड़ी हुई, थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और बोली, अल्दगुहे। अल्दगुहे ने एक सख्त चेहरा बनाए रखा, एक हल्की स्वीकृति दी, हम। फिर उसने बिस्तर पर लेटे हुए जियाओ यिक्सियन की ओर अपनी नज़र घुमाई। अल्दगुहे की नज़र का सामना करते हुए जियाओ यिक्सियन असामान्य रूप से थोड़ा टालमटोल करते हुए और फुसफुसाते हुए कहा, गुरु। हम। अल्दगुहे ने एक हल्की प्रतिक्रिया दी और फिर उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव दिखाई दिया। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? अपने शिक्षक की तीव्र चिंता को महसूस करते हुए जियाओ यिक्सियन का दिल कांप उठा। नमी ने जल्दी से उसकी खूबसूरत आंखों को ढक लिया। गुरु, शिष्य, तुम फिर से कैसे रो रही हो? जियो यिक्सियन को अचानक फूट फूट कर रोते देखकर गुहे ने असहायता का भाव प्रकट किया। वह बिस्तर के पास गया, उसके छोटे से सिर को सहलाया और उसे धीरे से सांत्वना दी। ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो। जियो यिक्सियन ने अपना छोटा सा सिर गुहे की बाहों में छिपा लिया और आंसू भरी आंखों से रोते हुए कहा, गुरु, शिष्या जानती है कि वह गलत थी। गुहे ने मुस्कुराते हुए पूछा, गलत? बताओ, तुम कहाँ गलत हो गई? उसके शब्दों पर जियो यिक्सियन रुक गई, उसके रोने की आवाज़ थोड़ी कम हो गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से कहा, शिष्य को चुपके से संप्रदाय से बाहर नहीं जाना चाहिए था और खतरे का सामना करना चाहिए था, जिससे शिक्षक चिंतित हो गए। गुहे का हाथ उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए थोड़ा रुका और उसने पूछा, मैंने कब कहा था कि तुम संप्रदाय नहीं छोड़ सकती? जब तुम मेरी शिष्या बनी तो मैंने तुमसे क्या कहा था? जियो यिक्सियन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना गुहे ने कहा, जब तक तुम संप्रदाय को धोखा नहीं देती, तुम जो कुछ भी करोगी वह तुम्हारी स्वतंत्रता है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उसके शब्दों पर जियो यिक्सियन का छोटा चेहरा जम गया, वह दृश्य याद करते हुए जब वह उसकी शिष्या बनी थी। ऐसा लग रहा था कि शिक्षक ने उससे कभी कुछ नहीं मांगा था। इस पूरे समय में शिक्षक ने बदले में कुछ भी मांगे बिना चुपचाप उसे विभिन्न खजाने दिए थे। जियो यिक्सियन को चुप देखकर गुहे की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। ऐसा लगता है कि आपको अभी भी पता नहीं है कि आपने कहाँ गलती की। जैसे ही गुहे की आवाज़ सख्त हुई, जियाओ यिक्सियन अचानक जाग उठी, उसकी आंखों में घबराहट चमक रही थी। गुरु, शिष्य, गुहे ने गंभीरता से कहा, मुझे बताओ, इस बार तुम्हें खतरा क्यों हुआ? उन्होंने दूसरों के बजाय तुम्हें ही क्यों निशाना बनाया? गुहे को गंभीर होते देख जियाओ यिक्सियन को तत्परता का एहसास हुआ। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और अपनी खूबसूरत आंखों में चिंतन के संकेत के साथ वह धीरे से बोली, हमें निशाना बनाया गया क्योंकि हमने अपने शरीर पर मौजूद खजानों को उजागर किया। गुरु, क्या ऐसा है? जियाओ यिक्सियन ने गुहे को कुछ हद तक खोजी निगाहों से देखा। गुहे ने यह सुनकर राहत के साथ मुस्कुराया, आखिरकार तुम समझ गए। दुनिया में धन को छिपाकर रखना पहला नियम है। गुहे के लहजे में उपदेश और फटकार का संकेत था। और तुमने क्या किया? तुमने बिना किसी विचार के अपने खजानों को बाहरी लोगों के सामने उजागर कर दिया।
अनमोल खजानों के सामने, यहाँ तक कि वे लोग भी जिनके मन में शुरू में कोई बुरा इरादा नहीं था, आपके प्रति बुरे विचार रख सकते हैं। नालन यानरान ने किनारे पर उनकी बातचीत सुनी। उसके सुंदर चेहरे पर शर्म की एक झलक दिखाई दी। उसे याद आया कि मिटेल नीलामी घर में अगर वह सवाल नहीं पूछती तो जियाओ यिक्सियन उसके खजानों को उजागर नहीं करती। आखिरकार कल जो संकट उनके सामने आया वह सब उसके अपने हाथों से हुआ। अब जियाओ यिक्सियन को गूहे की फटकार सुनकर नालन यानरान को लगा कि गूहे उसे भी डांट रहा है। ये सोचकर नालन यानरान को शर्मिंदगी और अपराधबोध दोनों महसूस हुए, लगभग उनका सामना करने में असमर्थ। दूसरी ओर जियाओ यिक्सियन ने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। गूहे की शिक्षाओं को सुनने के बाद उसने गंभीरता से सिर हिलाया। गुरु शिष्य याद रखें, हम भविष्य में अपने खजानों को बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं करेंगे। गूहे ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। हालांकि इस बार तुमने गलती की, लेकिन पूरी स्थिति को देखते हुए अभी भी कई सराहनीय पहलू हैं। कम से कम अचानक सामने आए दुश्मनों का सामना करते समय तुम घबराए नहीं। तुम जानते थे कि कैसे गुप्त रूप से जहर दिया जाता है और तुमने अपनी छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल चुपके से हमला करने के लिए किया। गूहे का स्वर अचानक बदल गया और उसने फिर से जियाओ यिक्सियन की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। गूहे के शब्दों को सुनकर नालन यानरान दुश्मन का सामना करते समय अपनी खुद की घबराहट और भ्रम को याद किए बिना नहीं रह सकी। उसके सुंदर चेहरे पर अनायास ही एक लाली आ गई। नालन यानरान ने शर्मिंदगी के साथ सोचा, बड़े गूहे स्पष्ट रूप से छोटी बहन की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि वह मुझे डांट रहा है? गूहे के शब्दों में उसकी स्वीकृति सुनकर जियाओ यिक्सियन के छोटे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। शिक्षक ने वास्तव में मेरी प्रशंसा की। ऐसा लगता है कि शिक्षक की नज़र में अभी भी मेरे कुछ गुण हैं। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत देर तक खुशी का आनंद ले पाती, गूहे के हाव भाव फिर से बदल गए, गंभीर हो गए। हालांकि तुम्हारे पास कुछ गुण हैं, लेकिन तुम्हारा प्रदर्शन पर्याप्त अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि कुछ हद तक हास्यास्पद होने की हद तक। उसके शब्दों पर जियाओ यिक्सियन के चेहरे पर अभी अभी आई मुस्कान फीकी पड़ गई। जियाओ यिक्सियन को थोड़ी निराशा हुई। शिक्षक, क्या आप एक बार में सब कुछ नहीं कह सकते? अध्याय 64 नालन यानरान की प्रशंसा। कमरे में गूहे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मुझे बताओ, जब तुमने जहर का उपयोग करने के बारे में सोचा था तो तुमने 10 फ्रेग्रेंस सॉफ्टनिंग पाउडर जैसे धीमी गति से काम करने वाले जहर का उपयोग क्यों चुना? नहीं, ये धीमी गति से काम करने वाला कामोद्दीपक होना चाहिए। इसके बारे में सोचो, अगर तुमने उस समय एक अत्यधिक विषैले पदार्थ का उपयोग किया होता तो क्या बाद की घटनाएं घटित होती? दुश्मनों के प्रति किसी को कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। दुश्मनों के प्रति दया करना अपने प्रति क्रूरता है। मूर्ख लड़की, क्या तुम समझती हो? गूहे के बोलने के बाद उसकी नज़र बिस्तर पर लेटी जियाओ यिक्सियन पर केंद्रित हो गई। बगल में नालन यानरान ने उसके शब्दों को सुनकर अपने सुंदर चेहरे पर एक चिंतनशील भाव दिखाया। एल्डर गूहे बहुत ही आश्वस्त होकर बोलते हैं, लेकिन इस एल्डर गूहे को ऐसे शब्दों के साथ थोड़ा डरावना क्यों लग रहा है? नालन यानरान की धारणा में गूहे हमेशा ईमानदार, परिष्कृत और मिलनसार रहा था। हालांकि आज नालन यानरान के दिमाग में गूहे ने एक और छवि प्राप्त की, वह है थप्पड़। गूहे की बातें सुनने के बाद जियाओ यिक्सियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने कमजोरी से कहा, लेकिन गुरु, मेरे पास केवल एक कामोद्दीपक था। गूहे, क्या आपने 7 रंगीन जहर मैनुअल से कामोद्दीपक को परिष्कृत करना सीखा है? गूहे ने कुछ अवाक होकर पूछा। जियाओ यिक्सियन ने कमजोरी से सिर हिलाया। फिर उसने फिर से अपना सिर हिलाया। गूहे का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? जियाओ यिक्सियन ने धीमी आवाज में समझाया, गुरु, मुझे लगा कि 7 रंगीन जहर मैनुअल में अन्य जहर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए मैंने उन्हें परिष्कृत करने की जहमत नहीं उठाई। गूहे कुछ हद तक असहाय था। शिष्य, अपनी सुरक्षा के लिए भले ही आपका दिल दयालु हो, आप रक्षाहीन नहीं हो सकते। जब आप बाहर होंगे तो आपका स्वभाव आपको कष्ट देगा। जियाओ यिक्सियन ने सोच समझकर सिर हिलाया, आज्ञाकारी ढंग से कहा, गुरु, शिष्य समझ गया। गूहे ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर आह भरी। ये लड़की अभी भी बहुत भोली है। उम्मीद है यह अनुभव उसमें कुछ बदलाव लाएगा। फिर गूहे ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक नीला जैद तावीज़ निकाला और उसे जियाओ यिक्सियन को सौंप दिया। जैद तावीज़ लेते हुए जियाओ यिक्सियन हैरान दिखी। गुरु, यह क्या है? गूहे ने मुस्कुराते हुए समझाया, इस जैद तावीज़ को शून्य तावीज़ कहा जाता है। भविष्य में यदि आप आज की तरह जीवन धमकाने वाले संकटों का सामना करते हैं तो बस तावीज़ को कुचल दें। उस समय मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। क्या जादुई जैद तावीज़ है? जियाओ यिक्सियन ने अपने हाथ में नीले जैद तावीज़ को संजोया, फिर आश्चर्य से गूहे को देखा। शिक्षक, ये किस तरह का खजाना है? ये बहुत अद्भुत है। गूहे ने हल्के से मुस्कुराया। यह एक तावीज़ है जिसे मैंने अपने खून से परिष्कृत किया है।
जब तक आप इसे कुचलते हैं, चाहे आप कहीं भी हों, मैं तुरंत आपकी तरफ आ सकता हूँ। कितना चमत्कारी जैद तावीज़! ज़ियाओ यिक्सियन ने नीले जैद तावीज़ को ऐसे सहलाया जैसे कि वह कोई खजाना हो, फिर गूहे को देखा। इस बात के लिए आभारी कि शिक्षक ने उसके बारे में चिंता की और तुरंत उसकी आत्मरक्षा के लिए इस शून्य तावीज़ को परिष्कृत किया। गूहे ने अपना सिर हिलाया और उसके छोटे सिर को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। कोई और रास्ता नहीं है। मेरे पास केवल आप दो अनमोल शिष्य हैं और आपका स्वभाव बहुत दयालु है। इसलिए मैं केवल यही उपाय सोच सकता हूँ। जियो यिक्सियन ने अपना सिर गूहे के आलिंगन में छिपा लिया और चंचलता से कहा, गुरु आप सबसे अच्छे हैं। बगल में नालन यानरान ने इस गहरे गुरु शिष्य स्नेह को देखा और उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। एल्डर गूहे अपने शिष्यों के प्रति वास्तव में दयालु हैं। उसने शून्य तावीज़ को देखा जिसे जियो यिक्सियन ने खजाने की तरह रखा था, थोड़ी ईर्ष्या महसूस कर रही थी। उसने स्वाभाविक रूप से गूहे के शब्दों को अभी सुना। वह भी ऐसा जादुई तावीज़ चाहती थी। इस समय वह वास्तव में एल्डर गूहे से कहना चाहती थी, एल्डर गूहे, क्या मैं भी एक ले सकती हूँ? लेकिन ये सोचकर कि यह शून्य तावीज़ विशेष रूप से संप्रदाय के शिष्यों के लिए तैयार किया गया था, उसे अचानक बोलने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस समय गूहे ने नालन यानरान के चेहरे पर उलझन भरे भाव देखे और थोड़ा मुस्कुराया, ये समझते हुए कि वह क्या सोच रही थी। यानरान, यहाँ आओ, गूहे ने नालन यानरान को इशारा किया। ये सुनकर नालन यानरान वास्तविकता में वापस आ गई और घबराई हुई गूहे के पास पहुंची। एल्डर गूहे, मुझे फटकार नहीं लगा रहे होंगे, है न? नालन यानरान को थोड़ा असहज महसूस हुआ। आखिरकार अगर वह अपनी छोटी बहन को गुप्त रूप से संप्रदाय से बाहर नहीं ले जाती तो ऐसी घटना नहीं होती, और अगर वह अपनी छोटी बहन को नीचे नहीं खींचती तो उसकी छोटी बहन घायल नहीं होती। ये लो। अपना सिर नीचे झुकाए और चिंतित महसूस करते हुए नालन यानरान ने अचानक अपने सामने एक सुंदर हाथ देखा। नालन यानरान ने गूहे की हथेली में नीले रंग के ताबीज को देखा, कुछ अविश्वास से, और पूछा, एल्डर गूहे, क्या ये मेरे लिए है? गूहे ने अपनी हमेशा की तरह कोमल मुस्कान दिखाए। यानरान, मैं इस अवधि के दौरान आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ। अगर हाल ही में आपके मार्गदर्शन के लिए नहीं तो इस लड़की के वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी को देखते हुए इस बार स्थिति और भी खराब हो सकती थी। इन शब्दों पर नालन यानरान तुरंत समझ गई कि गूहे उनके हाल के स्पैरिंग सत्रों का जिक्र कर रहा था। उसका चेहरा एक पल में और भी लाल हो गया। ज़ियाओ यिक्सियन की असली ताकत को देखने के बाद वह समझ गई कि उनके हाल के तथाकथित स्पैरिंग सत्रों के दौरान हमेशा ज़ियाओ यिक्सियन ने ही उसे जीतने दिया था। उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर होने के कारण उसकी छोटी बहन ने उस पर आसानी से जाने के लिए बहुत कुछ सहा होगा, है ना? क्या उसे डर था कि अगर उसने थोड़ा और बल प्रयोग किया तो वह उसे घायल कर देगी? शुरू में ज़ियाओ यिक्सियन को शर्म आ रही थी, लेकिन अब जब गूहे ने इस बारे में बात की तो नालन यानरान को शब्दों से परे शर्मिंदगी महसूस हुई। नालन यानरान ने अजीब तरह से देखा और कहा, एल्डर गूहे, मैं। गूहे ने सोचा कि वह शर्मिंदा महसूस कर रही है और धीरे से कहा, इसे स्वीकार करें। आप भी मेरी शिष्या हैं। हमारे रिश्ते को देखते हुए इसे एक एल्डर से जूनियर को दिया गया उपहार माना जा सकता है। गूहे की यह बात सुनकर नालन यानरान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसका दिल गर्म हो गया। उसका रंग धीरे धीरे सामान्य हो गया और उसने कहा, फिर यानरान एल्डर गूहे को धन्यवाद देती है। गूहे मुस्कुराया और सोचा कि अगर उसने भविष्य में उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया तो यह उपहार व्यर्थ नहीं जाएगा। इसे उसे स्वीकार करने की प्रस्तावना माना जा सकता है। ओह, वैसे लड़की, तुम्हारे आयरनविंग जायंट ईगल के अंडे से अभी तक बच्चे नहीं निकलने चाहिए थे। अचानक गूहे को कुछ याद आया और उसने सिस्टम स्पेस से 3-5वीं रैंक के मैजिक कोर निकाले, उन्हें ज़ियाओ यिक्सियन को सौंप दिया। ये 3-5वीं रैंक के गोल्ड एट्रीब्यूट मैजिक कोर सफल हैचिंग सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इतने दिनों के बाद गूहे के सिस्टम स्पेस में सोने के पंख वाले विशाल ईगल अंडे ने पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर ली थी और कल से इसने ऊर्जा अवशोषित करना बंद कर दिया था। गूहे ने अनुमान लगाया कि सोने के पंख वाले विशाल ईगल के अंडे सेने का दिन करीब आ रहा है, और ये 3-5वीं रैंक के सोने के गुण जादू के कोर वे थे जिन्हें सोने के पंख वाले विशाल ईगल ने पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया था। जियो यिक्सियन के आयरनविंग विशाल ईगल अंडे के बारे में सोचते हुए गूहे ने उसे ये 3 जादू के कोर देने का फैसला किया। जियो यिक्सियन ने गूहे के हाथ में जादू के कोर को देखा और उसकी क्रिस्टल क्लियर आंखों में जल्दी से एक पानी जैसी धुंध दिखाई दी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, शिक्षक, आपका होना बहुत अच्छा है। अध्याय 65। गुरु, फिजूल खर्ची शर्मनाक है। समय उड़ जाता है। जियो यिक्सियन को खतरे का सामना किए 3 दिन हो चुके हैं। यूनलान संप्रदाय, गूहे का निवास। गुरु, क्या आप आज फिर से खुराक बढ़ा रहे हैं? लियू लिंग ने अपने पूरे शरीर को एक बड़े बाथटब में भिगोया, एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था क्योंकि गूहे ने बाथटब में रक्त प्रज्वलन की गोली डाली थी। ये गूहे द्वारा डाली गई चौथी गोली थी।
बाथटब पहले से ही गहरा लाल था और अनगिनत बुलबुले बाहर निकल रहे थे, जैसे कि यह उबलने वाला था। भिगोने के कुछ ही मिनटों के बाद लियूलिंग को अपने पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस हुई, जैसे कि वह चाकुओं के पहाड़ पर लुढ़क रहा हो। ये सुनकर गूहे ने लियूलिंग की ओर देखा। उसकी हरकतें बिना रुके चलती रहीं। उसने उदासीनता से कहा, क्या आप वाकई और नहीं जोड़ना चाहते हैं? जियो यिक्सियन ने कल 5 सितारा डू मास्टर को तोड़ दिया। शायद जीवन मरण की लड़ाई का अनुभव करने के कारण अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने के बाद जियाओ यिक्सियन ने बिना किसी जहर के अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त की। वह पहले ही 5 सितारा डू मास्टर क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। ये सुनकर लियूलिंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। गुरु, फिर इसे जोड़ें, इसे जमकर जोड़ें। इस गोली के बाद मुझे एक और दे दो। लियूलिंग के चेहरे पर दृढ़ संकल्प का एक संकेत दिखाई दिया। इस दर पर वह कभी भी अपनी छोटी बहन की ताकत को नहीं पकड़ पाएगा। भविष्य में अपनी छोटी बहन द्वारा हमेशा दबाए जाने के विचार ने लियूलिंग को इसे स्वीकार करने में असमर्थ बना दिया। ये सुनकर गूहे ने फिर से लियूलिंग की ओर देखा। क्या आप निश्चित हैं? ये गोली पहले से ही आपकी सीमा है। एक और गोली लेने से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। अगर यह और गंभीर हो जाता है तो आप अपंग हो सकते हैं। लियूलिंग ने कहा और उसके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी सी दिखी। गुरुजी, तो भूल जाए। मुझे लगता है कि 4 गोलियां ही काफ़ी हैं। जल्दबाजी में नुकसान होता है। अगर तुम अपनी छोटी बहन के बराबर पहुंचना चाहते हो तो ईमानदारी से हर दिन दवाई में भीगते रहो। ब्लड इग्निशन की चौथी गोली डालने के बाद गूहे ने सहजता से कहा और फिर धीरे धीरे मंडप की ओर चल दिया। ये सुनकर लियूलिंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसके हाव भाव बदल गए। ब्लड इग्निशन की चौथी गोली के स्नान में डालने से ऐसा लगा कि गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। स्नान में लाल तरल पूरी तरह से उबलने लगा। एक और भी भयानक, दिल को चीर देने वाला दर्द लियूलिंग के पूरे शरीर में तेजी से फैल गया। अगले ही पल आंगन में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। इस दृश्य के लिए गूहे पहले से ही अभ्यस्त था। वह बस उदासीन भाव के साथ मंडप में बैठा था, आराम से अपनी चाय की चुस्की ले रहा था। 1 घंटे के बाद गूहे के चायदानी में चाय खत्म हो चुकी थी। स्नान में लियूलिंग अब आवाज नहीं निकाल पा रहा था, केवल कमजोर कराह के साथ रह गया था। उसका पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक, शरीर पर कोई भी त्वचा बरकरार नहीं थी, घाव के निशान थे। गूहे ने चाय का प्याला नीचे रखा और धीरे धीरे स्नान के किनारे पर जाकर निरीक्षण किया। ये देखकर कि स्नान का पानी लगभग साफ हो गया था, लाल रंग गायब हो गया था। लियूलिंग को देखते हुए, जो अब बेहोश था, गूहे की आंखों में संतुष्टि की झलक दिखाई दी। ये बच्चा, हालांकि उसकी प्रतिभा जियाओ यिक्सियन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी दृढ़ता खराब नहीं है। पर्याप्त समय दिए जाने पर वह इस कमी को पूरा कर सकता है। गूहे को आते हुए देखकर लियूलिंग ने धुंधली सी आंखें खोलीं। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभरी। गुरु, शिष्य ने फिर से चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। गूहे ने एक सौम्य भाव के साथ सिर हिलाया। बुरा नहीं है, तुम अभी भी एक आदमी हो। इसके बाद गूहे ने अपनी स्टोरेज रिंग के लिए हाथ बढ़ाया, एक जेड बोतल निकाली। गूहे के हाथ में जेड की बोतल देखकर लियूलिंग अचानक चौंका। कुछ असंगत स्वर में बोला, गुरुजी, क्या आप फिर से यहाँ हैं? शिष्य वास्तव में टिक नहीं सकता। शिष्य मर जाएगा। गूहे ने लियूलिंग की ओर देखा, मुस्कुराते हुए डांटा, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? ये तुम्हारी चोटों के इलाज के लिए है। अन्यथा तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ तुम कल विशेष प्रशिक्षण कैसे जारी रख सकते हो? क्या हुआ? नहीं चाहिए। फिर मैं इसे वापस ले लूंगा। बोलने के बाद गूहे ने जेड की बोतल वापस लेने का नाटक किया। लियूलिंग का चेहरा तुरंत बदल गया, एक मजबूर मुस्कान के साथ, नहीं 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 शिक्षक, मैं गलत था। तभी गूहे ने धीरे से जेड की बोतल खोली। जल्द ही जेड जैसा एक हरा तरल स्नान में डाला गया। जैसे ही हरा तरल पानी में प्रवेश किया, ये धुंध में बदल गया, स्नान में फैल गया। जल्द ही लियूलिंग ने अपने पूरे शरीर में एक ताज़ा सनसनी महसूस की। एक सुखद एहसास उमड़ पड़ा और लियूलिंग कराहने से खुद को रोक नहीं सका। शिक्षक, ये किस तरह का औषधि है? ये बहुत आरामदायक लगता है। मुझे एक और बोतल दे दो। लियूलिंग ने अपना चेहरा चाटा और मुस्कुराया। गूहे ने व्यंग्य किया, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। इस बोतल की कीमत 1 मिलियन सोने के सिक्के हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे आनंद के लिए है? क्या एक बोतल के लिए 1 मिलियन सोने के सिक्के? लियूलिंग कीमत देखकर चौंक गया। गूहे के हाथ में जेड की बोतल को अविश्वास से देख रहा था। गूहे ने सिर हिलाया। ये पर्पल जेड स्पिरिट लिक्विड है, एक हीलिंग अमृत जो 5वें स्थान पर है। अगर आज तुम्हारी दृढ़ता नहीं होती तो मैं इसे तुम्हारे लिए निकालने को तैयार नहीं होता। 5वीं श्रेणी का स्पिरिट लिक्विड। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कीमत 1 मिलियन सोने के सिक्कों से ज्यादा है। ये सुनकर लियूलिंग की आंखों में समझ की चमक आ गई।
उसे एहसास हुआ कि आज उसने ब्लड इग्निशन पिल की 4 बोतलें इस्तेमाल की हैं, जो चौथी श्रेणी का अमृत है, जिसकी कीमत प्रति बोतल लगभग 5 लाख सोने के सिक्के है। 1 मिलियन गोल्ड कॉइन पर्पल जेड स्पिरिट लिक्विड को जोड़ते हुए लियू लिंग खुद को थोड़ा चौंकने से नहीं रोक पाया। विशेष प्रशिक्षण के इस दौर में उसे 3 मिलियन सोने के सिक्कों की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 3 मिलियन सोने के सिक्के। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, जिसकी कुल वार्षिक आय केवल 6 से 7 मिलियन सोने के सिक्के थी। दूसरे शब्दों में, उसके विशेष प्रशिक्षण के 2 दिनों ने पूरे लियू परिवार की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया था। ये सोचते हुए लियू लिंग का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। अपने शिक्षक को देखकर, जो शांत और उदासीन लग रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। हालांकि वह सतह पर लापरवाह लग रहा था, लेकिन वह अपने विचारों में बेहद सावधान था। ये सोचकर कि उसके शिक्षक ने उसे विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इतनी बड़ी कीमत खर्च की है, लियू लिंग का दिल बेवजह भारी हो गया। लियू लिंग को अचानक चुप होते देख गुहे को लगा कि वह पर्पल जेड स्पिरिट लिक्विड की कीमत से चौंक गया है। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चिंता मत करो, मेरे पास घर पर कुछ संसाधन हैं, और थोड़ा सा स्पिरिट लिक्विड कोई बड़ी बात नहीं है। बस आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से इसका इस्तेमाल करो। अनंत सोने के सिक्के के कार्ड में 20 अरब से अधिक के बारे में सोचते हुए गुहे आत्मविश्वास से भर गया। ये सुनकर लियू लिंग थोड़ा भावुक हो गया और बोला, गुरु, धन्यवाद। गुहे ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप प्रगति करते हैं, यह मेरे लिए सबसे बड़ा आभार है। उसके बाद गुहे मंडप में वापस जाने के लिए मुड़ा। गुरु उद्धरण चिन्ह। इस समय लियू लिंग अचानक फिर से बोला, कुछ अजीब लग रहा था। लियू लिंग के चेहरे पर भाव देखकर गुहे ने सोचा कि वह और अधिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता है, काफी प्रसन्नता महसूस करते हुए। हालांकि यह बच्चा पूरे दिन लापरवाह लगता है, फिर भी इसमें कुछ पितृभक्ति है। ये सोचते हुए गुहे ने शांति से कहा, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? गुहे के हाथ में जैड की बोतल को घूरते हुए लियू लिंग की आवाज़ सुनकर उसने धीरे से कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे जैड की बोतल दे सकते हैं? गुहे थोड़ा हैरान हुआ, आप जैड की बोतल किस लिए चाहते हैं? हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे लियू लिंग को जैड की बोतल थमा दी। लियू लिंग ने जैड की बोतल ली, एक पल के लिए उसे घूरता रहा, फिर अचानक बोतल को अपने मुंह में ले आया। गुहे के विस्मयकारी भाव में उसने अपनी जीभ से बोतल के मुंह पर बचा हुआ सारा अमृत चाटा और उसे निगल लिया। लियू लिंग ने जल्दी से बोतल का मुंह साफ किया, फिर गुहे के स्तब्ध भाव को देखा। हालांकि उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने 10 लाख सोने के सिक्कों के अमृत के बारे में सोचा और आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी, बर्बाद करना शर्मनाक है। अध्याय 66, सुनहरे पंख वाले विशालकाय ईगल का अंडे से निकलना। गुहे के मुंह का कोना फड़क उठा और उसने कुछ अवाक होकर लियू लिंग की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में बर्बाद करना बेशर्मी है। हे, ये देखकर कि गुहे उसकी बात से पूरी तरह सहमत है, लियू लिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे अब और शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और उसने जैड की बोतल गुहे को वापस देते हुए कहा, गुरु, यह जैड की बोतल है। मुंह पर लियू लिंग की लार से सने जैड की बोतल को देखकर गुहे की आंखों में घृणा के भाव दिखाई दिए। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह अभी तक चाटा नहीं गया है, तुम चाटते रहो। बोलने के बाद गुहे मुड़ा और मंडप की ओर चल दिया। अभी तक चाटा नहीं गया है। लियू लिंग ने असमंजस में बोतल के मुंह को देखा और बुदबुदाया, ये पहले से ही काफी साफ है ना? मंडप में वापस आकर गुहे ने चाय का प्याला उठाया, अपने लिए एक कप चाय बनाने का इरादा किया, लेकिन पाया कि चाय का प्याला पहले से ही खाली था। उसने कुछ असहाय होकर चाय का प्याला नीचे रख दिया। क्या जियो यीजियान अभी तक वापस नहीं आई है? गुहे ने कुछ असहायता के साथ कहा और छोटे डॉक्टर के कमरे की ओर देखा। आमतौर पर अगर जियो यीजियान घर पर होती तो वह हमेशा अपनी साधना समाप्त करने के बाद गुहे को पानी पिलाने के लिए मंडप में आती। ये लड़की हाल ही में मुख्य शिखर की ओर दौड़ने में अधिक से अधिक मेहनती हो रही है। गुहे ने खुद से बुदबुदाया। पिछली बार की घटना के बाद से जियो यीजियान और नालन यानरान के बीच जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद संबंध काफी गहरा हो गया था। आम दिनों में जियो यीजियान साधना समाप्त होते ही लगभग मुख्य शिखर की ओर भाग जाती थी। ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही यह करना होगा। अपना सिर हिलाते हुए गुहे अनिच्छा से उठ खड़ा हुआ और कुछ उबलता पानी लाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इस समय उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसे कुछ अस्पष्ट सा महसूस हुआ। अगले ही पल, जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, गुहे जल्दी से फिर से बैठ गया। एक विचार के साथ गुहे की चेतना सीधे सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। एक बार सिस्टम स्पेस में गुहे की नज़र शून्य में लटके हुए सुनहरे अंडे की ओर मुड़ गई। इस समय सुनहरा अंडा बहुत शांत दिखाई दिया, पहले की तरह चमकदार सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा था। ये स्थिति कुछ दिन पहले शुरू हुई थी जब सुनहरे अंडे ने पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित की थी। अगले दिनों में सुनहरे अंडे ने इसी अवस्था को बनाए रखा।
क्या यह आखिरकार फूटने वाला है? शून्य में सुनहरे अंडे को देखते हुए गूहे ने खुद से बड़बड़ाया, उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। हालांकि उस समय सुनहरा अंडा अभी भी शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन गूहे की अलग हुई चेतना यह महसूस कर सकती थी कि सुनहरे अंडे के अंदर की चेतना उत्तेजित अवस्था में थी। गूहे उस चेतना में निहित आनंद को महसूस कर सकता था। निश्चित रूप से चुपचाप एक पल के लिए प्रतीक्षा करने के बाद सोने के अंडे ने आखिरकार कुछ हलचल दिखाई। अचानक बिना किसी चेतावनी के शून्य में सुनहरा अंडा कांप उठा। क्लिक। इस कंपन के साथ सुनहरे अंडे पर अचानक एक हल्की दरार दिखाई दी। चमकदार सुनहरी रोशनी दरार से रिसकर एक भयानक दबाव के साथ बाहर निकल रही थी। इतनी तेज सुनहरी तलवार की आभा। सुनहरी रोशनी में निहित तेज तलवार की आभा को महसूस करते हुए गूहे के चेहरे पर कुछ आश्चर्य दिखाई दिया। सुनहरी रोशनी की इस किरण ने वास्तव में उसे खतरे का आभास कराया। गूहे ने अनुमान लगाया कि एक साधारण 8 सितारा युद्ध सम्राट भी इस सुनहरी तलवार की आभा का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सिस्टम स्पेस के अंदर था, जहां तलवार की आभा की शक्ति कुछ हद तक दबी हुई थी। अगर यह बाहर होता तो गूहे का मानना था कि तलवार की आभा की इस किरण से ही डुक्यूई का तूफान खड़ा हो जाएगा। अंडे से निकलने से पहले ही इसने ऐसी भयानक शक्ति प्रदर्शित कर दी थी। इससे गूहे को सुखद आश्चर्य हुआ। गोल्डन फेदर जायंट ईगल वास्तव में 8वीं रैंक का जादुई जानवर वंश था। इसके पूरी तरह से अंडे से निकलने के बाद ये निस्संदेह उसके लिए एक बड़ी मदद बन जाएगा। इसके बाद गूहे चुपचाप गोल्डन फेदर जायंट ईगल के अपने खोल से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। क्लिक। एक पल के बाद सुनहरे अंडे पर एक और दरार दिखाई दी। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ इसने एक भयानक दबाव पैदा कर दिया। अनजाने में 3 और घंटे बीत गए। इस दौरान गूहे की चेतना उसके मुख्य शरीर में लौट आए। उसने लियू लिंग को कुछ निर्देश दिए और उसके जाने के बाद गूहे की चेतना सिस्टम स्पेस में लौट आई। इस समय 3 घंटे के प्रभाव के बाद सुनहरा अंडा घनी दरारों से ढका हुआ था। आत्मा संवेदन के माध्यम से गूहे बता सकता था कि गोल्डन फेदर जायंट ईगल जल्द ही अपने खोल से बाहर निकल जाएगा। निश्चित रूप से एक पल के लिए चुपचाप प्रतीक्षा करने के बाद सुनहरा अंडा अचानक एक शानदार सुनहरी रोशनी में फट गया। तारांकन क्लिक, तारांकन, तारांकन क्लिक, तारांकन, तारांकन क्लिक, तारांकन। एक के बाद एक अनगिनत अंडों के छिलकों के टूटने की आवाज़ गूंज उठी। धमाका। कुछ सांसों के बाद एक बहरा करने वाली आवाज़ आसमान में उठी जो सिस्टम स्पेस में गूंज रही थी। बाद में गूहे ने पूरी तरह से टूटे हुए अंडे के छिलके से एक सुनहरी आकृति को फूटते हुए देखा जो सुनहरी रोशनी की एक धारा में बदल गई। चीख। एक तीखी और भयंकर चीख के साथ एक सुनहरी रोशनी सीधे गूहे की ओर बढ़ी, एक उत्साहित स्वर लेकर। सुनहरी रोशनी जल्दी से गूहे के सामने आ गई। सुनहरी रोशनी के माध्यम से गूहे ने आखिरकार हैच किए गए गोल्डन फेदर जायंट ईगल की असली शक्ल देखी। उसके सामने गोल्डन फेदर जायंट ईगल सुनहरे पंखों से ढका हुआ था, जो अपने सुनहरे पंखों से एक हल्की तीखी आभा उत्सर्जित कर रहा था। 2 मजबूत और शक्तिशाली सुनहरे पंजे, जैसे कि वे सोने में ढले हों, एक भयानक शक्ति को प्रकट कर रहे थे। सुनहरी खड़ी पुतलियों में एक राजसी आभा थी जिसमें उसके वंश से कुलीनता का संकेत मिला हुआ था। गूहे अपने सामने राजसी गोल्डन फेदर जायंट ईगल को देख रहा था, बस ये सोच रहा था कि उसका स्वागत कैसे किया जाए। तभी अचानक एक आवाज़ उसके कानों में आई। मास्टर, क्या यह आप हैं? मैं आपकी जानी पहचानी आभा को महसूस कर सकता हूँ। गूहे ये सुनकर कि गोल्डन फेदर जायंट ईगल वास्तव में मानव भाषा बोल सकता है, पहले तो आश्चर्यचकित हुआ और फिर अचानक उसे एहसास हुआ। इस स्तर के जादुई जानवरों ने बहुत पहले ही बुद्धि प्राप्त कर ली थी और उनकी बुद्धि मनुष्यों से कम नहीं थी। हालांकि गोल्डन फेदर जायंट ईगल की आवाज़ में बचपन की भावना भरी हुई थी, जो दर्शाती थी कि यह अभी अभी दुनिया में आया है और इसकी बुद्धि शायद 5 या 6 साल के मानव बच्चे के स्तर की थी। हाँ, यह मैं हूँ। गूहे मुस्कुराया और गोल्डन फेदर जायंट ईगल के सुनहरे सिर को थपथपाया। मास्टर, मैं आखिरकार आपको देख पाया। गूहे को स्वीकार करते देख गोल्डन फेदर जायंट ईगल की आवाज़ खुशी से भरी हुई थी, जैसे एक खोया हुआ बच्चा अचानक अपने खोए हुए पिता से मिल रहा हो। गोल्डन फेदर जायंट ईगल की आवाज़ में निर्भरता महसूस करते हुए गूहे थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अब से तुम हमेशा अपने मालिक के साथ रह सकते हो। सच में मास्टर, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर गोल्डन फेदर जायंट ईगल ने अपने सिर से गूहे की बांह को प्यार से सहलाया, अपनी गर्मजोशी व्यक्त की। क्या आपका कोई नाम है? गूहे ने अचानक पूछा। ये सुनकर गोल्डन फेदर जायंट ईगल हैरान रह गया। नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। गूहे ने सुनहरे पंख वाले विशालकाय ईगल के सिर के ऊपर के मुलायम सुनहरे पंखों को धीरे से हिलाया और धीरे से कहा, तो फिर मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, मेरे छोटे सोने। हालांकि सुनहरे पंख वाले विशालकाय ईगल को नाम का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने खुशी से जवाब दिया, ठीक है, ठीक है।
एक पल के लिए विचार करने के बाद गूहे ने पूरी तरह से सुनहरे विशालकाय ईगल को देखा और धीरे से कहा, अब से तुम्हारा मालिक तुम्हें जियाओजिन कहेगा। अध्याय 67 भविष्य की योजनाएं। जियाओजिन। गोल्डन फेदर जायंट ईगल की कोमल आवाज में भ्रम की झलक दिखी। मास्टर, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ? उसने आगे कहा, वास्तव में मैं और बड़ा हो सकता हूँ। जैसे ही उसने बात की, गोल्डन फेदर जायंट ईगल ने सुनहरी रोशनी की लहरें छोड़ी और गूहे के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा, आकार में 4 या 5 गुना बढ़ गया। अब ये गूहे के ऊपर एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ा था। मास्टर, क्या आपको लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ? उसने पूछा। गूहे ने बड़े हुए गोल्डन फेदर जायंट ईगल को घूरते हुए कठोर भाव से जवाब दिया, हाँ, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। मेरा मतलब ये था कि जियाओजिन सिर्फ तुम्हारा उपनाम है, गूहे ने स्पष्ट किया। उपनाम? तो मेरा असली नाम क्या है? गोल्डन फेदर जायंट ईगल ने अभी भी हैरान होकर पूछा। गूहे ने विशालकाय जीव को देखते हुए अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और असहाय भाव से कहा, पहले तुम्हें छोटा होना पड़ेगा। ठीक है गुरु। ये सुनकर सुनहरे पंख वाले विशालकाय ईगल ने सिर हिलाया और सुनहरी रोशनी की चमक के साथ उसका शरीर अपने पिछले आकार में वापस आ गया। गूहे ने विशालकाय ईगल के शरीर पर सुनहरे पंखों को देखा और कुछ पल सोचने के बाद कहा, तुम्हारा असली नाम जिन्यू होगा और तुम्हारा उपनाम जियाओजिन होगा। जिन्यू? सुनहरे पंखों की तरह? सुनहरे पंख वाले विशालकाय ईगल ने कुछ हद तक संतुष्ट होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरु, अब से मेरा असली नाम जिन्यू है और मेरा उपनाम जियाओजिन है। गूहे मुस्कुराया, चिक ने सुनहरे पंखों को जियाओजिन पर रगड़ा और फिर कहा, जियाओजिन, मुझे अब बाहर जाना है। तुम खुद खेल सकते हो और मैं कल फिर से तुमसे मिलने आऊँगा। ये कहते हुए गूहे सिस्टम स्पेस छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जियाओजिन ने जल्दी से आवाज़ लगाई, मास्टर, मैं आपके साथ बाहर जाना चाहती हूँ। आप भी बाहर जाना चाहते हैं? गूहे ने भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, नहीं, आपका शरीर बहुत बड़ा है। आपको साथ लाना असुविधाजनक है। जियाओजिन ने उत्तर दिया, मास्टर, मैं भी छोटा हो सकता हूँ। जियाओजिन के बोलते ही उसने एक बार फिर से एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की, जो दृश्यमान गति से सिकुड़ रही थी। अंत में गूहे की दृष्टि के क्षेत्र में एक साधारण आकार का सुनहरा पक्षी दिखाई दिया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए सुनहरा पक्षी गूहे के कंधे पर स्थिर रूप से उतरा। मास्टर, क्या मैं अब काफ़ी छोटा हूँ? जियाओजिन ने अपने सिर से गूहे के चेहरे को हिलाया। काफ़ी छोटा, काफ़ी छोटा। गूहे ने आश्चर्य के साथ अपने कंधे पर छोटे चेहरे को देखा। तो मास्टर, क्या मैं अब आपके साथ बाहर जा सकता हूँ? जियाओजिन ने पूछा। गूहे एक पल के लिए झिझका और फिर कहा, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मेरी अनुमति के बिना तुम अपनी असली ताकत प्रकट नहीं कर सकते या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सुनकर जियाओजिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ठीक है मास्टर, मैं आपके निर्देशों का पालन करने का वादा करता हूँ। संतुष्ट? गूहे संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। फिर एक विचार के साथ उसने जियाओजिन को सीधे सिस्टम स्पेस से मुक्त कर दिया। अगले ही पल जब गूहे की चेतना उसके शरीर में वापस आ गई तो जियाओजिन की आकृति जादुई ढंग से उसके कंधे पर प्रकट हुई। मास्टर, क्या ये बाहरी दुनिया है? जियाओजिन गूहे के कंधे पर खड़ा था, उसने कमरे में सब कुछ जिज्ञासा से देखा। गूहे ने अपने कंधे पर जियाओजिन को देखने के लिए मुड़कर बाहर के यार्ड की ओर इशारा किया, गंभीर स्वर में बोला, भविष्य में तुम इस यार्ड में खेलोगे। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें इस यार्ड को नहीं छोड़ना चाहिए। आज्ञाकारी रूप से जियाओजिन ने सिर हिलाया। समझ गया मास्टर। ठीक है, जाओ और खेलो। जियाओजिन को इतना अच्छा व्यवहार करते हुए देखकर गूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपने पंखों की फड़फड़ाहट के साथ जियाओजिन एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और कमरे से बाहर उड़ गया, स्वतंत्र रूप से चमकता हुआ और यार्ड में उड़ता हुआ। जियाओजिन के साथ टैगोर रेगिस्तान की यात्रा वास्तव में सुरक्षित है। आंगन में जियाओजिन की सुनहरी आकृति को टिमटिमाते हुए देखकर गूहे मंद मंद मुस्कुराया। मूल रूप से वह यून के वापस आने का इंतजार करना चाहता था, सम्राट एक्सट्रीम पिल को परिष्कृत करना चाहता था और फिर टैगोर रेगिस्तान में जाने से पहले अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। इस तरह ये निस्संदेह सुरक्षित होगा। हालांकि यून 1 महीने से ज्यादा समय से बिना किसी खबर के गायब था, जिससे गूहे कुछ हद तक अधीर हो गया था। इतने लंबे समय तक संप्रदाय में रहने के बाद वह बाहर भी जाना चाहता था। अगर उसे किसी जंगली प्रतिभा का सामना करना पड़ा और उसने एक शिष्य की भर्ती की तो यह अद्भुत होगा। लेकिन उसकी ताकत वर्तमान में केवल 8 सितारा डू सम्राट स्तर पर थी। अगर वह टैगोर रेगिस्तान में गया और दुर्भाग्य से रानी मेडुसा का सामना किया तो इसका अंत अच्छा नहीं हो सकता। गूहे के पास कई तुरुप के पत्ते थे, लेकिन प्रतिद्वंद्वी 9 सितारा डू सम्राट स्तर के शिखर पर एक लंबे समय से स्थापित विशेषज्ञ था और वह निर्दयी थी। इसने गूहे को कुछ हद तक आशंकित कर दिया।
अगर वह हेबोडोन के साथ हुई स्थिति के समान स्थिति में समाप्त हो गया तो वे दो बड़े लोग शायद अपनी आंखों से रोएंगे। हालांकि अब चीजें अलग थीं। जियाओजिन के अचानक अंडे से निकलने से गूहे को सुखद आश्चर्य हुआ। 8वें दर्जे के जादुई जानवर के रूप में जियाओजिन के अंडे से निकलने पर 9 सितारा डुहुआन की ताकत थी। इसके अलावा अपने अद्वितीय रक्षात्मक पंखों और अजेय स्वर्ण तलवार ऊर्जा के साथ जियाओजिन निस्संदेह साथियों के बीच अजेय था। जियाओजिन की सुरक्षा के साथ गूहे को अब रानी मेडुसा से डरने की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने पहले से ही टैगोर रेगिस्तान के लिए रवाना होने का विचार किया। इस बार टैगोर रेगिस्तान में जाने का उसका मुख्य उद्देश्य एज्योर सर्पथरी फ्लावर प्यूपिल्स के साथ किंगलिन के लिए था। यदि वह इसे सफलतापूर्वक भर्ती करता है तो उसे सिस्टम के इनाम तंत्र को ट्रिगर करने के लिए हर महीने 3 अतिरिक्त मौके मिलेंगे। बेशक गूहे के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ज्ञान प्रदान करने और संचारित करने का अतिरिक्त अवसर था, जो उसकी खुद की साधना को बढ़ाने में मदद करेगा। शिष्यों को पढ़ाने के बाद सिस्टम में वापस आने के बाद उसके लिए मजबूत बनने का सबसे तेज तरीका अधिक प्रतिभाशाली शिष्यों को आकर्षित करना था। इस अवधि के दौरान गूहे ने भविष्य के लिए पहले से ही योजनाएं बना ली थीं। डू वेनेरेट स्तर तक पहुंचने के बाद वह अब यूनलान संप्रदाय में नहीं रहेगा। इसके बजाय उसने उत्तर पश्चिमी देशों में यात्रा करने, प्रतिभाओं की खोज करने और उन्हें एक एक करके भर्ती करने की योजना बनाई। विभिन्न देशों की यात्रा करने के बाद वह जियामा अकादमी में एक संरक्षक के रूप में पद ग्रहण करेगा, अधिमानतः एक बुजुर्ग की उपाधि अर्जित करेगा। गूहे का मानना था कि 7वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में उनकी स्थिति के साथ जियामा अकादमी में यह हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अकादमी ने पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से प्रतिभाओं को इकट्ठा किया और शायद वह कुछ उत्कृष्ट शिष्यों की भर्ती कर सके। उनमें से ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन कबीले के ज़ेड्यू गूहे का पहला लक्ष्य था। विशाल केंद्रीय मैदानों के लिए गूहे की वहां जाने की कोई योजना नहीं थी जब तक कि वह डूसेंट स्तर तक नहीं पहुंच गया। वहां का पानी बहुत गहरा था और डूसेंट स्तर तक पहुंचे बिना उसे डर था कि वह इसे संभाल नहीं पाएगा। 2 दिन और रुको। इस दौरान मैं उनके शरीर को तड़का लगाने के लिए और अधिक स्पिरिट फ्लूइड को परिष्कृत करूंगा। मेरे जाने के बाद उनकी शारीरिक ट्रेनिंग में देरी नहीं होगी। कुछ चिंतन के बाद गूहे ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। भले ही वह चला जाए, लिनेन और लिटिल डॉक्टर की शारीरिक ट्रेनिंग को रोका नहीं जा सकता था। वास्तव में गूहे का इरादा तीव्रता को बढ़ाने का था, अन्यथा वे उसकी गति के साथ नहीं रह पाएंगे। अध्याय 68 यून रिटर्न्स। यूनलान संप्रदाय मुख्य शिखर। नालन यानरान का निवास। बहन जल्दी आओ। कमरे में नालन यानरान की आवाज़ सुनाई दी जिसमें आश्चर्य का स्वर था। क्या हुआ बहन? आवाज़ सुनकर जियाओ ई जियान धीरे धीरे बाहर से अंदर आए। उसके हाथ में खाने का डिब्बा था। ये टूट गया। नालन यानरान ने मेज़ पर रखे नीले जानवर के अंडे की ओर इशारा किया। उसके सुंदर चेहरे पर उत्साह दिख रहा था। क्या ये टूट गया? नालन यानरान के शब्दों को सुनकर जियाओ ई जियान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन मेज़ पर रखे नीले जानवर के अंडे को देखते हुए उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। करीब से देखने पर नीले जानवर के अंडे की सतह पर बमुश्किल दिखाई देने वाली दरार वास्तव में दिखाई दी थी। ये वास्तव में टूट गया है। इस छोटी सी दरार को देखकर जियाओ ई जियान के चेहरे पर भी उत्साह दिखाई दिया। चूंकि वहां दरार थी, इसका मतलब था कि आयरनविंग जायंट ईगल फूटने वाला था, जिससे जियाओ ई जियान खुश हुए बिना नहीं रह सका। बहन, ऐसा लगता है कि आयरनविंग जायंट ईगल फूटने वाला है। नालन यानरान नीले जानवर के अंडे की ओर झुकी। उसके चेहरे पर उत्साह दिख रहा था। उसकी बहन ने वादा किया था कि आयरनविंग जायंट ईगल फूटने के बाद वह साथ में उड़ने का अनुभव करेगी। इस बारे में सोचते हुए नालन यानरान के चेहरे पर प्रत्याशा के भाव दिखाई दिए। जियाओ ई जियान ने नालन यानरान के शब्दों पर सहमति में सिर हिलाया और धीरे से कहा, शिक्षक ने कहा था कि जब तक जानवर के अंडे पर दरार है, इसका मतलब है कि यह फूटने वाला है। जैसे ही उसने बात की, जियाओ ई जियान के खूबसूरत चेहरे पर भी प्रत्याशा के भाव दिखाई दिए। मुझे आश्चर्य है कि जब आयरनविंग जायंट ईगल फूटेगा तो ये कैसा होगा? क्या ये प्यारा होगा? अचानक जियाओ ई जियान ने सोचा, क्या उसे जल्द ही अंडे से निकलने वाले आयरनविंग जायंट ईगल को कोई नाम देना चाहिए। ये सोचते हुए जियाओ ई जियान ने नालन यानरान की ओर देखा, जो जानवर के अंडे को देख रही थी, और पूछा, बहन, तुम क्या सोचती हो? क्या हमें इसे कोई नाम देना चाहिए? ये सुनकर नालन यानरान कुछ देर के लिए हैरान हुई और फिर कुछ देर सोचने लगी। बहन, तुम इसे जियाओ टाई कहने के बारे में क्या सोचती हो? आयरनविंग जायंट ईगल, इसके नाम में पहले से ही आयरन शब्द है। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ ई जियान ने कहा, बहन, जियाओ टाई अप्रिय लगता है। कुछ देर सोचने के बाद नालन यानरान ने सुझाव दिया, तो जियाओ यंग के बारे में क्या ख्याल है? या शायद जियाओ ची? जियाओ ई जियान ने नालन यानरान को कुछ अवाक होकर देखा और कहा, बहन, तुम इसे लिटिल जायंट कहने का सुझाव क्यों नहीं देती?
असहायता से अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यी जियान ने आह भरी, बहन मुझे खुद ही कोई नाम सोचने दो। ये सुनकर नालन यानरान के सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। वह समझ गई कि उसके द्वारा सुझाए गए नाम बहुत अच्छे नहीं थे। अपने सामने जानवर के अंडे को देखते हुए विचार करने के बाद जियाओ यी जियान मुस्कुराए और नालन यानरान की ओर देखा। बहन, इसे लिटिल जियान एयर कहने के बारे में आप क्या सोचती हैं? नालन यानरान, ओह, यह क्या है? क्या यही है? फिर भी आपने कहा कि मैं चीज़ों का नाम नहीं बता सकती। मेरी राय में इसका नाम जियाओलैन, जियाओयान या जियाओरान क्यों न रखा जाए। जियाओ यी जियान की बातें सुनकर नालन यानरान अपने दिल में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि जियाओ यी जियान के चेहरे पर उत्सुकता देखकर वह एक पल के लिए झिझकी और कुछ हद तक चतुराई भरे लहजे में बोली, बहन, लिटिल जियान एक अच्छा नाम है, लेकिन आयरनविंग जायंट ईगल राजसी लगता है। क्या ये नाम थोड़ा अनुचित नहीं है? ये सुनकर जियाओ यी जियान ने एक पल के लिए सोचा और सहमति जताई, आप सही हैं। लिटिल जियान एक लड़की के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा हम अभी तक नहीं जानते हैं कि यह नर है या मादा। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यी जियान कुछ देर के लिए बेहतर नाम नहीं सोच पाए, इसलिए उसने कहा, चलो इसके अंडे सेने तक इंतजार करते हैं और फिर मैं शिक्षक से सलाह लूंगी। शिक्षक निश्चित रूप से इसे एक उपयुक्त नाम देंगे। जियाओ यी जियान के दिमाग में शिक्षक सर्वशक्तिमान था। ये सुनकर नालन यानरान ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, चलो अंडे फूटने तक इंतजार करते हैं। जियाओ यी जियान ने अपने हाथ में पकड़े खाने के डिब्बे को मेज पर रखा और धीरे से उसे खोला और कहा, बहन, चिकन सूप तैयार है। चलो इसे साथ में पीते हैं। जैसे ही जियाओ यी जियान ने खाने का डिब्बा खोला, एक तेज खुशबू तुरंत फैल गई। नालन यानरान की थोड़ी उठी हुई नाक कमरे में फैली तेज खुशबू को सूंघते हुए थोड़ी हिली और लालची नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाए और उत्सुकता से बोली, चलो पहले चिकन सूप पीते हैं। बहन, आपने जो चिकन सूप बनाया है वह वाकई बहुत खुशबूदार है। जियाओ यी जियान ने शब्दों पर थोड़ा मुस्कुराया, अगर यह स्वादिष्ट है तो आप और पी सकते हैं। जैसे ही उसने कहा, उसने तुरंत नालन यानरान के लिए एक कटोरा परोसा। नालन यानरान ने कटोरा उठाया और एक घूंट लिया। उसके आकर्षक चेहरे पर तुरंत संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। चिकन सूप पीना वाकई एक अद्भुत चीज़ है। इस बीच जब नालन यानरान चिकन सूप के स्वाद में डूबा हुआ था तो हरे रंग की एक आकृति धीरे धीरे आंगन में उतरी। हरे रंग की आकृति ने एक सादी पोशाक पहनी हुई थी जो एक सुडौल और सुंदर शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। हरे बालों के सिर को एक शानदार फीनिक्स आभूषण में बांधा गया था और सुंदर और शांत चेहरे पर शांति दिख रही थी। यह अप्रत्याशित रूप से सुंदर महिला कोई और नहीं बल्कि यून यून थी, जो 1 महीने की छुट्टी के बाद वापस आई थी। यानरान, तुम आज अभ्यास क्यों नहीं कर रही हो? उसकी नज़र आंगन में घूमी, नालन यानरान की आकृति को नहीं पाया और यून यून के सुंदर चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे दूर रहने के दौरान ये लड़की आलसी हो गई हो? ये सोचकर यून यून को थोड़ा बुरा लगा। क्या ये लड़की उस जियाओ परिवार के लड़के के साथ 3 साल के समझौते के बारे में भूल गई? ओह, वह गंध क्या है? बहुत सुगंधित। इस समय एक तीव्र सुगंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई। यून यून ने कुछ उलझन के साथ सुगंध की दिशा की ओर देखा और कमरे की ओर चल दी। अध्याय 69। शिक्षक, क्या आप प्रशंसा करना बंद कर सकते हैं? बहन, मुझे एक और कटोरा दो। कमरे में चिकन सूप का एक कटोरा खत्म करने के बाद संतुष्ट महसूस करते हुए नालन यानरान ने कटोरा जियाओ यी जियान को सौंप दिया। जरूर, बहुत कुछ बचा है। अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसे भविष्य में आपके लिए अक्सर बनाऊंगी। जियाओ यी जियान ने नालन यानरान को चिकन सूप का एक और कटोरा परोसा। तारानकन क्रीक। तारानकन। जैसे ही नालन यानरान ने कटोरा उठाया, पीने के लिए तैयार, दरवाजा अचानक खुला और हरे रंग की एक आकृति अंदर आई। शिक्षक। व्यक्ति को अंदर आते देखकर नालन यानरान पहले तो दंग रह गई, फिर उसकी खूबसूरत आंखों में एक सुखद आश्चर्य चमक उठा। वह तुरंत अपने हाथों में चिकन सूप के बारे में भूल गई और यून यून की बाहों में चली गई। शिक्षक, मुझे आपकी बहुत याद आई। नालन यानरान यून यून की बाहों में लिपट गई और प्यार से पेश आई। यून यून भी मुस्कुराई और नालन यानरान के सिर को प्यार से सहलाया। तुम पहले से ही एक वयस्क हो और अभी भी प्यारा व्यवहार कर रहे हो। कुछ शर्म करो। इस समय जियाओ यी जियान भी सम्मानपूर्वक पास आया और कहा, शिष्य संप्रदाय के गुरु का अभिवादन करता है। जियाओ यी जियान के सुंदर और गरिमा में व्यवहार को देखकर यून यून मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम भी यहाँ हो अपनी बड़ी बहन के साथ मुकाबला करने के लिए, मुझे लगता है। यून यून उस दिन बूहे द्वारा नालन यानरान को सौंपे गए कार्य को नहीं भूला था। ये सोचते हुए यून यून ने नालन यानरान से कहा, यानरान, तुमने एल्डर बूहे से वादा किया था, याद रखो, तुम्हें अपनी छोटी बहन को लगन से पढ़ाना होगा। ये सुनकर नालन यानरान थोड़ा शर्मा गई। उसने सोचा, क्या उसकी छोटी बहन को अब वास्तव में उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है?
अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी उसे यकीन नहीं था कि वह एक भी चाल का सामना कर पाएगी। यून यून के शब्दों का सामना करते हुए उसे समझ में नहीं आया कि कैसे जवाब दिया जाए। नालन यानरान ने विषय बदला और यून यून का जैद जैसा हाथ पकड़कर उसे टेबल की ओर ले गया। टीचर, क्या आपने अभी तक डिनर नहीं किया है? छोटी बहन ने चिकन सूप बनाया है और यह बहुत स्वादिष्ट है। चिकन सूप का जिक्र होते ही यून यून की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उसने अभी अभी बाहर की खुशबू को सूंघा था और उसे लगा कि यह चिकन सूप की खुशबू होगी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, इसका स्वाद भी लाजवाब होगा। पिछले महीने वह एम्परर्स एक्सट्रीम पिल को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में व्यस्त थी। खाने के मामले में वह ज्यादातर जो भी उपलब्ध था उसी से काम चला रही थी। अब चिकन सूप की खुशबू को सूंघते हुए उसे थोड़ी भूख लगी। नालन यानरान की तारीफ सुनकर यून यून मुस्कुराई और बोली, तो फिर मुझे जियाओ यी जियान के खाना पकाने के हुनर का स्वाद चखने दो। टीचर, चिंता मत करो, ये स्वादिष्ट होने की गारंटी है। ये सुनकर नलन यानरान ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई, फिर खुशी से यून यून को चिकन सूप का एक कटोरा परोसा। सुगंध को सूंघते हुए यून यून एक घूंट पीने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने कुछ आश्चर्य से जियाओ यी जियान को देखा और प्रशंसा की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ऐसे पाक कौशल होंगे। चिकन सूप का ये कटोरा अब तक का सबसे स्वादिष्ट सूप है। यून यून की प्रशंसा सुनकर जियाओ यी जियान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर संप्रदाय के गुरु को ये पसंद आया तो भविष्य में मैं इसे आपके लिए नियमित रूप से बना सकती हूँ। यून यून ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा। यून यून को अपने सामने बैठी आकर्षक और सौम्य लड़की वास्तव में पसंद आई। वह चली गई, जियाओ यी जियान का नाजुक हाथ थाम लिया और वे तीनों बातें करने बैठ गए। जब वे साथ बैठे सहजता से बातें कर रहे थे तो नलन यानरान को आश्चर्य हुआ जब यून यून ने अपनी साधना का विषय उठाया। यून यून ने पूछा, यानरान, मेरी अनुपस्थिति के दौरान क्या तुमने अपनी साधना में कोई सफलता हासिल की है? नलन यानरान ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, अंदर से थोड़ा कड़वा महसूस किया और ईमानदारी से जवाब दिया, गुरु, मैं 5 सितारा डूजे स्तर तक पहुंच गया हूं। नलन यानरान का स्वर कुछ हद तक अनिश्चित था, आत्मविश्वास की कमी थी। अतीत में 1 महीने में एक क्षेत्र को तोड़ना नलन यानरान को बहुत खुश कर देता। वह गर्व से सोचती, क्लाउड संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभा के रूप में और कौन इतनी तेजी से प्रगति कर सकता है। लेकिन अब जियाओ यी जियान की साधना की गति को देखने के बाद वह उदासीन महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि उसे यह कुछ हद तक मनोरंजक भी लग रहा था। वह अपनी पिछली अज्ञानता और अनुचित आत्मविश्वास पर हंसी। हालांकि ये सुनकर यून यून ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए प्रशंसा की, तुमने वास्तव में एक सफलता प्राप्त की है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे शिक्षक बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम आलसी नहीं हुए हो। ये सुनते ही नालन यानरान तुरंत शर्मा गई। शिक्षक, क्या आप ऐसा कहना बंद कर सकते हैं? अपनी छोटी बहन जियानेर के बारे में सोचते हुए, जिसने एल्डरगुहे से कोई प्रशंसा प्राप्त किए बिना 1 महीने में कई क्षेत्रों को तोड़ दिया था, नालन यानरान थोड़ी निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अब केवल एक क्षेत्र की सफलता के साथ शिक्षक बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। नालन यानरान को अचानक लगा कि शिक्षक और एल्डरगुहे एक ही लीग में नहीं थे। इस समय यून यून वास्तव में प्रसन्न थी। 1 महीने में एक क्षेत्र को तोड़ना पहले से ही उसकी आंखों में तेज गति माना जाता था। ऐसा लग रहा था कि जियाओ परिवार के युवक से सगाई तोड़ने के बाद यानरान और भी प्रगतिशील हो गई थी। ये सोचकर यून यून को और भी यकीन हो गया कि यानरान की शादी रद्द करने के लिए सहमत होने का उसका फैसला समझदारी भरा था। हालांकि वह अंदर से खुश थी, लेकिन यून यून जानती थी कि वह यानरान की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर सकती। अपने गर्वीले व्यक्तित्व के साथ वह जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो सकती थी। ये सोचते हुए यून यून ने आगे कहा, यानरान, हालांकि तुम्हारे पास बेहतरीन प्रतिभा है, लेकिन याद रखना कि तुम आत्मसंतुष्ट मत बनो। भविष्य में तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जियाओ परिवार के उस युवक के साथ 3 साल का समझौता मत भूलना। यून यून की बातें सुनकर नालन यानरान को लगा कि उसकी पूरी दुनिया ढहने वाली है। गुरु, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी तारीफ करना बंद करो। मेरी प्रतिभा अच्छी है, क्या तुम्हें यकीन है? अगर मेरी प्रतिभा अच्छी मानी जाती है तो मेरी छोटी बहन जियान एर का क्या? क्या मैं आत्मसंतुष्ट हो रही हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? क्या तुम्हें पता है, मैं लगभग हीन महसूस कर रही हूँ। ये देखकर कि यून यून आगे बोलने वाली थी, नालन यानरान ने जल्दी से उसके लिए चिकन सूप का एक और कटोरा भर दिया और विषय बदल दिया, शिक्षक, चलो जल्दी से चिकन सूप पीते हैं। ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। आओ, इसे गर्म होने पर पी लो। यून यून को अपनी बात पूरी करने से पहले ही टोक दिया गया और नालन यानरान ने जल्दी से उसे कटोरा थमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक, ये चिकन सूप स्वादिष्ट है। इसे गर्म होने पर पी लो। यून यून, ये लड़की, जब मैं कुछ शब्द बोलती हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता।
युन युन ने सोचा कि नालन यानरान को उसका लगातार व्याख्यान देना पसंद नहीं है। अच्छा, ये लड़की जब वह चली गई तो अपनी साधना में इतनी ईमानदार थी, ये पहले से ही सराहनीय था। ये सोचकर युन युन ने अब और न बोलने का फैसला किया। उसने चिकन सूप उठाया और पीना शुरू कर दिया। ये देखकर कि युन युन आखिरकार रुक गई, नालन यानरान ने राहत की सांस ली। अगर टीचर बोलना जारी रखती, खास तौर पर जूनियर सिस्टर जियानर के सामने, तो नालन यानरान को नहीं पता होता कि उसे कैसे संभालना है। सौभाग्य से वह इतनी चतुर थी कि उसने चिकन सूप के साथ विषय को बदल दिया। हालांकि नालन यानरान को यह उम्मीद नहीं थी कि युन युन के चिकन सूप खत्म करने के बाद वह फिर से शुरू हो जाएगी। यानरान, आंतरिक शिष्य भव्य प्रतियोगिता से पहले 1 और महीना बचा है। क्या आप अच्छी तरह से तैयार हैं? आपको इस बार प्रथम स्थान के लिए प्रयास करना चाहिए। युन युन के शब्दों को सुनकर नालन यानरान पूरी तरह से अवाक रह गई। टीचर, क्या आप गंभीर हैं? अध्याय 70, युन युन का सदमा। नालन यानरान ने चुपचाप बकबक कर रही युन युन को देखा। अगर यह अतीत में होता तो युन युन को इस तरह बोलते हुए सुनकर वह बेहद आश्वस्त होती, अपनी छाती थपथपाती और कहती, गुरु निश्चिंत रहें, आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता में पहला स्थान निश्चित रूप से मेरा है। क्या 3 साल का समझौता, क्या जियोयान, मैंने उस पर विचार भी नहीं किया। क्या वह सिर्फ बेकार नहीं है? वह मेरी तुलना कैसे कर सकता है? लेकिन वह अतीत की बात थी। पिछले महीने जियोई जियान की राक्षसी प्रतिभा और घने जंगल में हाल ही में हुए हमले को देखकर नालन यानरान की मानसिकता पूरी तरह से बदल गई थी। हालांकि वह हीन भावना के बिंदु तक नहीं गिरी, लेकिन वह पहले जैसी घमंडी नहीं थी। अब युन युन द्वारा आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता का उल्लेख सुनकर नालन यानरान ने सहज रूप से अपने बगल में बैठी जियाओई जियान की ओर देखा। यहाँ जियाओई जियान की छोटी बहन के होते हुए वह प्रथम स्थान कैसे प्राप्त कर सकती है? गुरु, इस बार यानरान आपको निराश करने वाली है। कुछ हद तक निराश महसूस करते हुए नालन यानरान ने युन युन की बातों का जवाब नहीं दिया। युन युन ने बहुत देर तक बात की, लेकिन नालन यानरान को अपना सिर नीचे करके चुप रहते हुए देखकर वह कुछ हैरान हो गई। आज इस लड़की को क्या हो गया है? वह अजीब क्यों लग रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? ये सोचते हुए युन युन ने कुछ चिंता के साथ पूछा, यानरान, क्या हुआ? क्या तुम्हें अस्वस्थ महसूस हो रहा है? नालन यानरान ने अपना सिर हिलाया और अनिच्छा से जवाब दिया, गुरु, मैं ठीक हूँ। बगल में जियाओई जियान ने नालन यानरान के मूड में अचानक गिरावट देखी। समझदार होने के कारण वह तुरंत नालन यानरान के विचारों को समझ गई। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ बहन यानरान मेरी प्रगति से प्रभावित हुई है। इससे जियोई जियान को अपने बड़े भाई की प्रतिक्रिया के बारे में सोचना पड़ा जब वह डू मास्टर स्तर तक पहुंच गई थी। इसके बारे में सोचते हुए वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। भविष्य में उसे अपने साधना स्तर को यथासंभव छिपाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा वह वरिष्ठ बहन यानरान के साथ मौज मस्ती नहीं कर पाएगी। नालन यानरान के लिए और अधिक शर्मिंदगी से बचने के लिए जियोई जियान एक पल के लिए झिझकी, फिर विदाई देने के लिए खड़ी हुई। संप्रदाय गुरु, वरिष्ठ बहन यानरान, देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। ये सुनकर युन युन हैरान रह गई। उसने अपना ध्यान जियोई जियान पर केंद्रित किया और कहा, थोड़ी देर और नहीं रुकोगी? अभी भी जल्दी है। जियाओई जियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, शिक्षक को दोपहर की चाय पसंद है। मुझे वापस जाकर शिक्षक के लिए चाय बनानी है। मैं किसी और दिन फिर आऊंगी। नालन यानरान ने जियाओई जियान की ओर देखा, कुछ हद तक उसके इरादों को समझते हुए। वह एक पल के लिए झिझकी और बोली, जूनियर सिस्टर। जियाओई जियान ने नालन यानरान को देखा और मुस्कुराई, सीनियर सिस्टर, मैं कल फिर से आपसे मिलने आऊंगी। ये सुनकर युन युन को जियाओई जियान से और भी लगाव हो गया। ये लड़की हमेशा अपने शिक्षक को याद करती है। वह वास्तव में एक पुत्रवत और अच्छी बच्ची है। आगे बढ़ते हुए युन युन ने जियाओई जियान का छोटा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, चूंकि आपके शिक्षक ने आपको यानरान से सीखने के लिए कहा है, इसलिए संकोच न करें। जब भी आप चाहें आएं, इस जगह को अपना घर समझें। युन युन ने गर्मजोशी से कहा, अगर कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती है तो बेझिझक अपनी बड़ी बहन से पूछो। अगर वह तुम्हें धमकाने की हिम्मत करती है तो बस मुझे बताओ और मैं उसका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर जियोई जियान ने नालन यानरान की ओर देखा, जो अजीब लग रही थी, और उसकी खूबसूरत आंखों में एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। हाँ, संप्रदाय गुरु, मैं समझती हूँ। इस दौरान बड़ी बहन मेरे साथ बहुत अच्छी रही है। उनकी बातचीत सुनकर नालन यानरान को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अंदर ही अंदर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। गुरु, क्या आप कृपया बात करना बंद कर सकते हैं? मैं अपनी छोटी बहन को और कैसे धमका सकती हूँ? आप सभी देवताओं और बुद्धों से प्रार्थना करें कि वह कोई गलती न करे और लापरवाही से आपके अनमोल शिष्य को चोट न पहुंचाए। युन युन ने जियाओई जियान को कुछ निर्देश दिए, उसके बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे वह जाने लगी।
कितनी अच्छी बच्ची है। जियाओ यी जियान के जाने के दृश्य को देखकर युन युन उसकी फिर से प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर युन युन ने नलन यानरान की ओर रुख किया और कहा, यानरान, तुम्हें अपनी छोटी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जितना ज्यादा मैं उसे देखती हूँ उतना ही मुझे ये लड़की अच्छी लगती है। ये सुनकर नलन यानरान एक पल के लिए झिझकी और राहत की सांस ली, क्योंकि जियाओ यी जियान चली गई। अगर उसकी छोटी बहन नहीं जाती और युन युन बोलती रहती तो वह भविष्य में उसका सामना करने में वाकई असमर्थ होती। नलन यानरान की प्रतिक्रिया की कमी को देखकर युन युन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, यानरान, आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारा व्यवहार अजीब है। क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी शिक्षिका वापस आ गई है? नहीं। नलन यानरान ने अपना सिर हिलाया, एक पल के लिए झिझकी और फिर धीरे से बोली, गुरुजी, क्या आप भविष्य में दूसरों के सामने मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, खासकर जूनियर बहन के सामने? ये सुनकर युन युन थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने के बाद यानरान तुम शर्मीली होना सीख गई हो। उसे लगा कि नलन यानरान बस शर्मिंदा महसूस कर रही थी। ये सुनकर नलन यानरान ने आह भरी और युन युन को ऐसे भाव से देखा जैसे कह रही हो, गुरुजी, आज मुझे आपके क्षितिज को व्यापक बनाने और आपको दिखाने की ज़रूरत है कि असली प्रतिभा क्या है। युन युन को समझने में मदद करने के लिए नलन यानरान ने जियाओ यी जियान की स्थिति को उजागर करने का फैसला किया। वह चाहती थी कि युन युन को एहसास हो कि उसका उत्कृष्ट शिष्य इतना असाधारण नहीं था। थोड़ी देर बाद नलन यानरान ने बोलना समाप्त किया और उदास भाव से कहा, गुरुजी, जूनियर सिस्टर जियानर की तुलना में मैं वास्तव में कोई प्रतिभाशाली नहीं हूँ। इस समय युन युन पूरी तरह से स्तब्ध थी। 5 स्टार डू मास्टर। वह लड़की वास्तव में 5 स्टार डू मास्टर बन गई है। क्या ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं है? युन युन को नलन यानरान की कही गई बातों पर विश्वास करना मुश्किल लगा। क्या इस दुनिया में वास्तव में ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है? एक पल की चुप्पी के बाद युन युन और पूछना चाहती थी, लेकिन उसने नलन यानरान के कुछ हद तक निराश चेहरे को देखा। वह तुरंत समझ गई। ऐसा लगता है कि इस दौरान यानरान बहुत दबाव में रही है। हालांकि अगर जियो यी जियान उतनी ही राक्षसी है जितना उसने वर्णन किया है, तो कोई भी दबाव महसूस करेगा। युन युन को अचानक नलन यानरान की वर्तमान भावनाओं का एहसास हो गया। अपनी शिष्या को देखकर, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, अब निराश दिख रही थी। युन युन खुद को उसके लिए खेद महसूस करने से नहीं रोक पाए। ये सोचकर युन युन को भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ। इस दौरान वह सम्राट की सर्वोच्च गोली को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और वास्तव में यानरान की उपेक्षा कर रही थी। युन युन आगे बढ़ी, नलन यानरान को गले लगाया और उसे धीरे से सांत्वना दी, यानरान, चिंता मत करो। सम्राट की सर्वोच्च गोली के साथ आगे बढ़ने के बाद मैं तुम्हारी साधना को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने खोजने में तुम्हारी मदद करूंगी। युन युन ने फैसला किया था कि वर्तमान कार्यों को पूरा करने के बाद वह अपने अनमोल शिष्य की साधना पर ध्यान केंद्रित करेगी। युन युन के आश्वासन को सुनकर नलन यानरान का मूड बहुत बेहतर हो गया। गुरु, क्या आपने सम्राट की सर्वोच्च गोली के लिए सभी जड़ी बूटियां एकत्र कर ली हैं? नलन यानरान ने पूछा और ऊपर देखा। युन युन ने सिर हिलाया, हाँ, मैंने उन सभी को इकट्ठा कर लिया है। कल हम इसे परिष्कृत करने के लिए एल्डर गुहे को ढूंढ सकते हैं।